Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ 03 के. अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है. रीज़न इसका ये है कि आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको खुद एनालाइज करेंगे ये चीज़ कि आपने जो भी अभी तक बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे अपने 11th-12th में, उसका बहुत ही एडवांस वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये सब्जेक्ट और यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही आपसे डिस्कस करते हैं ताकि आपके पास टाइम रहे, आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. ठीक, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू. एंड आई होप कि आपको पता हो कि मैं थैंक यू कह रही हूँ क्योंकि आज आपके अपने चैनल ने 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए. इसी तरीके से चैनल साथ बने रहिएगा, यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे. ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके आते हैं 20 मार्क्स के. ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन द एरिया ऑफ बिजनेस रिसर्च. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ रिसर्च एंड पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये है आपका यूनिट नंबर 2 से. ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की भी बात करूं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी इस पर वीडियो भी है, ज़रूर देखिएगा. नेक्स्ट है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एडिटिंग एंड कोडिंग द रिसर्च डेटा. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ये है आपका यूनिट नंबर 6 से. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग एरर हो सकता है ये आपसे सिर्फ शॉर्ट में ही पूछ लिया जाए. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स एनकाउंटर्ड इन द बिजनेस रिसर्च. डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग विद एग्जाम्पल ऑफ ईच मेथड. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैम्पल. तो अगर आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही देखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और क्रिएट कर सकता है. ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड एक क्वेश्चन दे दिया है लेकिन इसके अंदर आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है. आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और आपसे स्पेसिफिकली कोई सैम्पलिंग टेक्निक या सैम्पलिंग के बारे में, मेथड के बारे में पूछा जा सकता है. तो कोई भी सैम्पलिंग मेथड को यहाँ पर स्किप मत करिएगा, चाहे वो रैंडम का हो चाहे वो नॉन रैंडम का हो, क्योंकि स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय टी डिस्ट्रीब्यूशन टू सेट अप कॉन्फिडेंस इंटरवल टू पॉपुलेशन मीन. Explain the procedure involved in fitting binomial and Poisson distribution. Again important. ठीक है, जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपने में ही टॉपिक है, प्लस अगर मैं बात करूँ बायनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अब देखिए इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं. जैसे आपका है हाइपोथेसिस. ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, राइट. फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है पावर ऑफ टेस्ट. ठीक, काई स्क्वायर. ये सब टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जहाँ से रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. ये सब क्वेश्चंस आपको मेरे पर्टिकुलर स्लाइड्स में मिल भी जाएंगे, प्लस मैंने इन पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है, आई गेस मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एक बार मैं चेक कर लूँगी. अगर मैंने नहीं शेयर किया है तो मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी. ठीक है,
तो इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाएगा। MCO 3 के जितने भी वीडियोस मैंने दिए हुए हैं वो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो उनको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपसे नहीं पढ़ते बन रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की बट नहीं याद हो पा रहा है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा। उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक को कंसिडर करिए, तो आई गेस आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मगअप भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय interpretation of data, what are the precautions to be taken while interpreting the data, explain the logical method of generalization। ये है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 18 से, और यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका यूनिट नंबर 16 और 14 से। आई गेस यहाँ भी मैं यूनिट मेंशन करना भूल गई। ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च इंक्वायरी कैन बी प्रेजेंटेड, गिव एग्जांपल्स, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या होती है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टेजेस क्या है, अब स्टेजेस हैं तो आपको एक सीरियल ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही उनको याद रखना होगा। ठीक, तो इसको ज़रूर से पढ़िएगा। मैंने ऑलरेडी रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, प्लस वीडियो भी आपको प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, ये है यूनिट नंबर 19 से। नेक्स्ट है, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, गिव इट्स फॉर्मूला एंड डिस्कस द एप्लीकेशन, एक्सप्लेन काई स्क्वायर टेस्ट एज अ गुडनेस ऑफ इट, ऑल्सो एक्सप्लेन कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काई स्क्वायर टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा यूनिट नंबर 17 से। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिज़ाइन, डिस्कस द फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च डिज़ाइन से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए सिर्फ कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, और ये भी आ सकता है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है और उसके फंक्शंस या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द मेजर ऑफ वेरिएशन इन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ डेटा। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 8। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके न्यूमेरिकल पोर्शन की, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी एक टॉपिक है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन है या जी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकें। टी और जी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर मैं आपसे नहीं कहूँगी, उसका रीज़न ये है कि अगर आप एंड मोमेंट में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको अभी ग्रास्प करना। सेकेंडली, वहाँ पे आपके पास इतने फेयर चांसेस होते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक पोर्शन ऐसा सोच रहे हैं जो इसमें आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, उसको स्किप करना है, तो मेक श्योर कि आपके जो बाकी पोर्शंस है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि अगर एक क्वेश्चन टी या जी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, अब आप स्किप करते हैं, तो बाकी पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए, फिर वहाँ पे किसी क्वेश्चन में आप ना फंसे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्केलिंग टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट, गिव एग्जाम्पल। ये आपका क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले या आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो सिचुएशन बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो स्केलिंग टेक्निक में जनरली देखने को मिला है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जो भी आप स्केलिंग टेक्निक को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल्स ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल्स किस तरीके के हैं, क्योंकि हो सकता है आपको उसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जाए कौन सी टेक्निक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल का, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाए।
अगर लॉन्ग में नहीं आता है तो। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 5 से, और इस पे आपको वीडियो में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रिसर्च वर्क। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स जनरली यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च टू प्रेजेंट द डेटा, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, define binomial distribution, state conditions under which binomial model appropriate, explain procedure involved in Poisson distribution। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है, what is Bayes theorem, discuss its use in probability with an example, explain any two approaches to determine probability with an example of each। तो ये है यूनिट नंबर 13 से। नेक्स्ट है, what do you understand by the term index number, explain the purpose of splitting and deflating index number, also state the issues in construction of index number। ये है यूनिट नंबर 12 से। और यहाँ पे अगर बात करूँ बेस थ्योरम की, तो बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे शॉर्ट नोट्स में बेस थ्योरम के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर द रिसर्च, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन अंडर सेकेंडरी डेटा। सो दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। और आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डिस्कस सूटेबल एग्जांपल्स, डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ एरर वी गेट व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक, अगर आपको ये सब एलियन वर्ड से जागन लग रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड आई कैन से कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारे टॉपिक्स, और एग्ज़ाम में बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस वीडियोस को रेफ़र करके ही 90+ स्कोर किया है MCO 3 जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ पे जनरली आप लोग प्रोफेसर से ही सुनेंगे कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, एंड आई एग्री कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, बट स्कोर करना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपकी अप्रोच सही है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करिएगा एंड ट्रस्ट मी, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा, व्हाट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन टेकन इनटू अकाउंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स टू प्रेजेंट द डेटा, एंड दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो आई गेस जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड किए हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। जिन पे इम्पॉर्टेंट मार्क किया है उन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से। मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है formulation of objectives, this is from unit number 2. next is skewness of data, this is from unit number 9, और ये आपका important है और ये भी हमारा important topic है। next है tabulation of data, this is from unit number 6. research design, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2। अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, ये आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 13। नेक्स्ट है इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक, इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम,
दिस इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 2 और ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च प्रॉब्लम्स रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल फैलिसीज, ये है आपका यूनिट नंबर 18 से। पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 2। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15। नेक्स्ट आते हैं येट्स करेक्शन की तरफ, ये है हमारा यूनिट नंबर 18 से। नेक्स्ट है हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ये है आपका यूनिट नंबर 15 से, और जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी आपका यूनिट नंबर 15 से का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफीज, ये है आपका यूनिट नंबर 19 से। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 18। और लास्ट है इसमें टाइम सीरीज, ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, तो ये रहे आपके शॉर्ट नोट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ और डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और मैक्सिमम डिफरेंसेस एक ही यूनिट से देखने को मिला है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंसस और सैम्पलिंग बीच में, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस, ये है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है वेटेड इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ये है हमारा यूनिट नंबर 12 से। एंड आई गेस वेटेड इंडेक्स एंड अनवेटेड इंडेक्स के ऊपर जो डिफरेंस है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, और मैंने पहले एग्जामिनेशन के लिए भी प्रोवाइड किया था ये। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है स्ट्रैटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इंपॉर्टेंट, ये है हमारा यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। कोरिलेशन रिग्रेशन, इसके बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये है हमारा यूनिट नंबर 10 से। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इंपॉर्टेंट है, इसके बीच भी डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, यूनिट नंबर 3 से, और ये आप गेस आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से, ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं आप कि रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है यूनिट नंबर 4 से। और लास्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीच में डिफरेंस, ये है आपका यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, आपका रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग सेम ही होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया जहाँ पे आप रैंडमली कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया जहाँ पे आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ मैंने अलग अलग इसे प्रोवाइड किया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो टर्मिनोलॉजी से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे आपके कमेंट ऑन द फॉलोइंग। अब अभी तक एग्जामिनेशन में इस तरीके का पैटर्न देखने को नहीं मिला था, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ MCO 3 की, बट पिछले जून के एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे बोला जाता है इस स्टेटमेंट का तो जस्टिफाई करिए या स्टेटमेंट पे कमेंट करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं या आपके अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सैम्पलिंग रिजल्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सही भी है कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है, अगर आप उसमें से कोई सैंपल निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली उस सैंपल में उस पॉपुलेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से, राइट, तो अब इसके बाद आपको क्या होना होता है, इसमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है कि अगर आप यस कह रहे हैं तो उसका क्या बेसिस है। ठीक, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। देखिए इस क्वेश्चन आपको आपकी गाइड बुक में देखने को नहीं मिलेंगे जनरली। ठीक है, आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे या फिर कुछ वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे तब आपको एग्जैक्टली इसका आंसर समझ में आएगा, या फिर अपनी टेक्स्ट बुक रीड करी हो या फिर अगर आपने मेरे वीडियोस को रेफर किया हो तो आप इजीली इन सब चीज़ों का आंसर
दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द स्पेसिफिक प्रोसीजर टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आपको स्पेसिफिकली क्या दे दिया है, डेफिनेशन ही दे दी है रिसर्च मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है। इसको भी आपको क्या करना है, आगे डिफाइन करना है। तो ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है qualitative research is descriptive in nature because it generally deals with non-numerical and unquantifiable things। ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या बता रहा है कि जो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल्स को कंसिडर नहीं करते, ना ही ऐसी चीज़ों को कंसिडर करते हैं जिनको हम क्वांटिफाई या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि अगर क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी है तो क्या रीज़न है, या फिर उसके साथ आपको सपोर्ट में कुछ आंसर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिफर्स टू अप्रोचेस वेयर कंसिडरेशन ऑफ सिंप्लिसिटी rather than randomness determine which observation is selected in a sample। तो ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से कौन सी नॉन रैंडम। अगर मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करूं तो ये आपकी किस कैटेगरी में आ जाती है, नॉन रैंडम। ठीक है, तो अब अगर ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आप रैंडमनेस को कंसिडर ही नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिफर्स टू अप्रोचेस वेयर कंसिडरेशन ऑफ सिंप्लिसिटी रादर देन रैंडमनेस डिटरमाइन विच ऑब्जर्वेशन सिलेक्टेड इन अ सैम्पल। तो अब कन्वीनियंस सैम्पल के मतलब क्या हुआ कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैम्पल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी रीच में जितने भी सैम्पल्स हैं, ठीक है, जितनी रीच में आपकी पॉपुलेशन है उसमें से आप सैम्पल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ना कि आप रैंडमनेस पे जाएंगे। तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती क्या है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन थोड़े घुमा के दे सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए प्लस वीडियोस को रेफर करिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सब्जेक्ट को क्रैक करना। सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक से मत भूलिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।